जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। डियर एस्पिरेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि एजुकेशन बायर आपकी परीक्षा यूपीपीसीएस 2025 को ध्यान में रखते हुए हम आपके साथ में ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे हैं और चर्चा का बिंदु बना रहे हैं। ये जो हमने टेस्ट आपका ये लिया है, ये टेस्ट क्रमांक आपका 3 है डियर, और 3 का ये पार्ट नंबर सेकेंड एंड लास्ट है। देखिए, आपको लास्ट 2 डेज क्यों क्लास नहीं मिली, उसका एक रीज़न था। जैसे कि आपको मालूम है कि जो डिवाइस होता है उसमें लगभग 2 से 3 डिवाइसें काम करती हैं एक क्लास को रिकॉर्ड करने में। तो हुआ क्या, एक जो डिवाइस था वो मेरा ख़राब हो गया, जिसके चलते वो क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, मैं क्लास नहीं ले पाया था। बट मैंने अब दूसरा एक डिवाइस टेम्परेली यूज किया है और इस क्लास को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। डियर, ये जो टेस्ट है आपका, ये भूगोल और पर्यावरण व नवंबर तक का आपका 2024 का करंट अफेयर भी इसमें पूछा जाएगा। इससे पहले और टेस्ट आपके चर्चा का बिंदु हमने बना लिए। इसका जो पार्ट नंबर 1 था, ऑलरेडी कई स्टूडेंट्स ने उसको देखा है। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो देख लीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आपका दिल से स्वागत है, हमें उससे एक मोटिवेशन मिलता है और हम आपकी परीक्षा को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए दिन प्रतिदिन आपके साथ तट पर जुड़े रहते हैं, ताकि आपको नेक्स्ट और आने वाली क्लासेस कंटिन्यूअसली मिलती रहें और आप उनका आनंद उठा सकें। आइए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। मैंने क्वेश्चन पूछा था, कई स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दिया और कई स्टूडेंट्स ने इसका आंसर नहीं दिया। आइए चेक करिएगा अपना आंसर कि आपका जो दिया गया आंसर था, क्या वह आंसर राइट है या फिर रॉन्ग है। क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न देशों में से किन किन की सीमा कैस्पियन सागर को स्पर्श करती है, कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनें। अब देखिए, यहाँ पर आपको तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान के बारे में चर्चा दे के रखी है। डियर, जब हम बात करते हैं कैस्पियन सागर के बारे में, कैसे पिए पानी, मतलब कि कैस्पियन सागर, इसकी ट्रिक होती है तारीख। तारीख इसकी ट्रिक होती है डियर। इस तारीख से कैस्पियन सागर से लगने वाले जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सभी इसमें कवर हो जाते हैं। टी से हो जाता है आपका तुर्कमेनिस्तान, ए से हो जाता है अजरबैजान, आर से हो जाता है रूस आपका रसिया, आई से हो जाता है ईरान और के से हो जाता है आपका कजाकिस्तान। डियर, क्या हो जाता है? कजाकिस्तान। तो यहाँ पर आप देख लेंगे, क्या तुर्की इसके साथ में सीमा लगाता है? जी नहीं, तुर्की की सीमा इसके साथ में नहीं लगती है। तो 4वां स्टेटमेंट जहाँ जहाँ 4 है उसको कट कर देंगे। हाँ, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान इसके साथ में सीमा साझा नहीं करता है, अजरबैजान करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आपको कमेंट्स में बताना है डियर कि अरल सागर के साथ, अरल सागर के साथ सीमा बताना है आपको, कौन कौन साझा करता है, कौन से ऐसे देश हैं जो अरल सागर के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। चलिए आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवाया जाता है। क्वेश्चन है आपका 77 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर स्थान दे के रखे हैं और दूसरी तरफ आपका नदी दे के रखा है। जैसे काला काकर कहाँ पर है? बटेश्वर, बढ़लगंज और सुल्तानपुर। आइए एक एक करके बात करते हैं। देखो डियर, अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो सबसे पहले जो आपका है काला काकर, ये काला काकर आपको देखने के लिए मिलता है डियर प्रतापगढ़ में, और ये गंगा नदी के तट पर है। ठीक है, कहाँ पर है? गंगा नदी। तो ए का जो होगा वो 4 नंबर आ जाएगा। वटेश्वर की बात कर लें तो वटेश्वर आपको मिलता है यमुना नदी, और ये वटेश्वर आपको यमुना नदी में देखने को मिलेगा, मतलब कि इसका 2 आ जाएगा, बी का। वढ़लगंज की अगर हम बात कर लें, ये गोरखपुर में मिलता है और सरयू नदी के तट पर है। ठीक है, तो इसका 3 हो जाएगा। सुल्तानपुर गोमती नदी पर है, ये सभी आप वाकिफ हैं इससे, और इसका हो जाएगा पहला। तो देख लीजिएगा 4 2 3 1, 4 2 3 1, मतलब कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए 78 नंबर, तारे में सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात 1.4 ms मतलब कि चंद्र शेखर सीमा से अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त घूमते हुए इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग पार कर नाभिक छोड़कर बाहर चले जाते हैं। तारे के जीवन चक्र की यह अवस्था क्या कहलाती है? मतलब कि तारे में विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के चलते उसको नाभिक को छोड़ करके वो बाहर चले गए। अब ये जो चक्र है, इस चक्र को क्या कहते हैं उसके बारे में आपको बताना है। देखिए इसको कहते हैं न्यूट्रॉन तारा या फिर पल्सर। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ऐसा देखने के लिए खास तौर पर आपको मिलता है ये सब न्यूट्रॉन तारे से बचे रहते हैं, अथवा ये न्यूट्रॉन तारा पल्सर कहलाता है। वहीं आपने देखा होगा रक्त दानव तारा, काला वामन तारा, ये भी आपने पढ़े होंगे, क्योंकि काला जो वामन तारा होता है ये श्वेत वामन में बदल जाता है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। और ये श्वेत वामन और अधिक ठंडा होने पर काला वामन में बदल जाता है। ठीक है, जो सुपरनोवा जो आपका श्वेत वामन होता है ये तो ऐसे ही करता है। रक्त जो आपका दानव तारा होता है, तारे के केंद्र का हाइड्रोजन समाप्त होने के पश्चात तारे का जो केंद्रीय भाग होता है संकुचित व गर्म हो जाता है, तो ये चीजें होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे। 79 नंबर, अब देखिए यहाँ पर आपको देके रखा हुआ है स्थल और उसकी अवस्थिति कहाँ पर है। जैसे राष्ट्रीय जैविक प्रयोगशाला, केंद्रीय फसल शोध संस्थान, भारतीय वन्यजीव सर्वेक्षण, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान, ये आपको बताना है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए राष्ट्रीय जैविक जो प्रयोगशाला है, अगर हम इसकी बात कर ले तो ये आपको पालमपुर में देखने के लिए मिलेगा, तो ए का जो हो जाएगा वो 4 नंबर होगा। ओके, केंद्रीय फसल शोध जो आपका संस्थान ये देखने के लिए मिलता है ये होता है आपका त्रिवेंद्रम में। कहाँ पर है? त्रिवेंद्रम में, तो यहाँ पर पहला हो जाएगा। तो देखो कहाँ पर है, एलिमिनेट मेथड लगाओ, 4 1 2 3, मतलब कि इसका बी राइट आंसर होगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की बात कर लें तो ये कोलकाता में आपको मिलता है, 2 हो जाएगा। और केंद्रीय औषधि शोध संस्थान ये आपका लखनऊ में है, तो ये 3 हो जाएगा। 4 1 2 3, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। आपको क्वेश्चन पेपर ये जो है टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर दें, 80 नंबर 84 दोनों का करेक्ट आंसर जो भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वीडियो को पोस्ट करके दें। 85 का, 81 का, 82, 86 एंड 83, इन सभी का राइट आंसर आप कमेंट्स में दें वीडियो को पोस्ट करके। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 80। क्वेश्चन नंबर 80 में आपसे क्या पूछा जा रहा है और क्या संभावना व्यक्त कर रहे हैं। देखिए अभिकथन है उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन जलीय अपरदन की अपेक्षा अधिक प्रभावी है। अब क्या ऐसा आपको देखने को मिलता है कि जो वायु अपरदन है वो जलीय अपरदन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है? कारण में कह रहे हैं कि जलीय अपरदन से लगभग संपूर्ण प्रदेश प्रभावित है, जबकि वायु अपरदन कुछ खास क्षेत्रों और समयों तक सीमित है। अब आपको यहाँ पर सही बताना है। देखो अगर हम बात कर लें पहले स्टेटमेंट के बारे में, पहले आपके कथन के बारे में, चूंकि अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में वायु जो अपरदन है वो जलीय अपरदन की अपेक्षा अधिक प्रभावित है, तो ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उत्तर प्रदेश को अगर आप स्पेसिफिक देखें, उत्तर प्रदेश को अगर आप स्पेसिफिक देखें तो उत्तर प्रदेश में आपका जलीय अपरदन ठीक ठाक मात्रा में होता है। जलीय अपरदन ठीक ठाक मात्रा में होता है। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर नहरें मिलेंगी, नदी गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी मिलती हैं, फिर ट्रिब्यूटरी की सब ट्रिब्यूटरी भी आपको मिलती हैं। तो ये जो अभी कथन है ना ये गलत है। कारण सही है कि जलीय अपरदन से लगभग संपूर्ण प्रदेश प्रभावित है, ये बात सही है। देखो यहाँ तक आप पढ़ो, जलीय अपरदन से लगभग संपूर्ण प्रदेश प्रभावित है। आप देखो इसमें उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन जलीय अपरदन की अपेक्षा अधिक प्रभावित है, नहीं, यहाँ पर ये इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर देखो जो कारण है ये सही है। जलीय अपरदन से लगभग संपूर्ण प्रदेश प्रभावित है, जबकि वायु अपरदन कुछ खास क्षेत्रों और समयों तक सीमित होता है। सही बात है। जब आप बात करते हैं मई जून के बारे में तो उस समय लू चलती है, वहाँ पर अपरदन होता है, आंधियाँ चलती हैं, आपने देखा होगा जून से पहले, तो वो वहाँ पर होता है। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा कारण इसमें सही है, जबकि आपका अभिकथन
गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर यहाँ पर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 80। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? मतलब कि इसमें कौन सा ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र है जो आपका क्लाइमेट चेंज के चलते टेम्परेचर के द्वारा अधिक मात्रा में प्रभावित होगा? अमेजन के वर्षा वन, टेगा वन, आर्कटिक हिमचादर या भारतीय मानसून? वैसे तो देखो ये सभी प्रभावित होंगे, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित होने वाला कौन सा है? आर्कटिक हिमचादर। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आपका ग्लोबल वार्मिंग है और टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा हाई होगा, तो उसके चलते जो आपका हिम है, आप देखोगे जो ग्लेशियर होता है डियर, जो ग्लेशियर्स होते हैं वो पिघल जाते हैं, वो पिघल जाते हैं और उनमें मीथेन भी छुपा हुआ है, तो मीथेन भी इंक्रीज होता है। तो ये एक साइकिल है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 का। क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर। निम्नलिखित में से कौन कौन सी नदियां चापाकार डेल्टा बनाती हैं? अब देखो यहाँ पर एक शब्द दे दिया गया है इन्होंने, चापाकार डेल्टा। कैसा डेल्टा? चापाकार डेल्टा। पहला है सोन नदी, दूसरा है राइन नदी, तीसरा है ओब नदी और चौथा है हवांगहो नदी। वीडियो को पोस्ट करके इसका राइट आंसर देने का प्रयास करें। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखो, अगर हम बात कर लें चापाकार जो यहाँ पर डेल्टा बनाने का प्रयास करती हैं, जैसे भारत में गंगा नदी है, राइन नदी बिल्कुल इसके लिए जानी जाती है, राइन नदी। जो आपकी हवांगो नदी है ये भी इसके लिए जानी जाती है। वहीं नाइजर नदी है, इरावदी नदी है, ये सभी ऐसा चापाकार डेल्टा बनाती हैं। जबकि अगर हम बात कर लें शीन नदी की, ओब नदी, बिसाचूला नदी, ये ज्वार नदमुख डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर जो पहला और तीसरा है ये तो आपका गलत है, दूसरा और चौथा सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 83। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है? एक नदी है जिसको हम बोलते हैं ब्राह्मणी नदी। भारत में दो ही तरीके से नदियां बहती हैं। कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं ईस्टर्न घाट में, और कुछ नदियां अरब सागर वेस्टर्न घाट में अपना जल विसर्जित करती हैं, गिराती हैं। तो ये जो ब्राह्मणी नदी है ये अपना जल जो गिराती है, ये आप देखोगे डियर, ये गिराती है आपका ईस्टर्न घाट में और यहाँ पर अपना जल विसर्जित करती है। श्री हरिकोटा के द्वीप, पंबन द्वीप, व्हीलर द्वीप या फिर लैंडफॉल द्वीप, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? देखिए, जो आपकी ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है उसको बोलते हैं हम व्हीलर द्वीप। क्या बोलते हैं? व्हीलर द्वीप। वर्तमान में इसको अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम द्वीप इसको कहा जाता है वर्तमान में, इसको ध्यान में रखना है डियर। ओडिशा में ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर यह अवस्थित है और यह मिसाइल परीक्षण के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। नगोया प्रोटोकॉल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही कथन चुनिए। यहाँ पर नगोया प्रोटोकॉल आपको दे के रखा है और ये पूछा जा रहा है कि किससे रिलेटेड आपको मिलेगा। नगोया प्रोटोकॉल समझौता अक्टूबर 2010 में हुआ था, ऑफकोर्स ये बात सही है। यह प्रोटोकॉल 2014 से लागू हुआ, ये भी बात आपकी सही हो जाएगी। इस समझौते का उद्देश्य जंगल, कोरल रीफ और जैव विविधता की रक्षा करना है, ऑफकोर्स ये बात सही है। आप देखोगे नगोया प्रोटोकॉल जो था ये 24 अक्टूबर को हुआ था, तीसरा भी सही है। 24 अक्टूबर 2010 को ये नगोया प्रोटोकॉल हुआ था और इसके माध्यम से, क्योंकि नगोया जापान का एक शहर है, उसमें संयुक्त राष्ट्र के देशों ने जो आनुवांशिक संसाधनों की भागीदारी पर एक समझौते के रूप में विज्ञापन दिया। मतलब कि अगर कोई भी देश, कोई भी कंट्री आनुवांशिक तरीके से कुछ ऐसा इकोलॉजी एनवायरनमेंट में इंटरफेयर करके कोई लाभ कमाता है तो वो सबके साथ में साझा किया जाएगा, वो सबके साथ में वितरित भी किया जाएगा। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 85।
अभी कथन है आपका, भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या अधिक है। देखो, जो पूर्वी तट है और पश्चिमी तट है, दोनों को जरा समझना डियर। यहाँ से आप समझ लेंगे तो बार बार से एक बार समझ लो। ये जो आपका वेस्टर्न घाट है और ये आपका ईस्टर्न घाट है। ओके डियर। अब देखो, ये जो आपका वेस्टर्न घाट है, इसकी बात कर लें तो यहाँ पर आपके जो पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, इनका विकास अपेक्षाकृत पूर्वी घाट की अपेक्षा ज़्यादा होता है। रीजन है दैट कि यहाँ पर जो पूर्वी घाट है, इधर की तरफ आपकी नदियाँ बहुत बहती हैं, जिसके चलते इन्होंने ईस्टर्न घाट तो तोड़ दिया है, उसको विसर्जित कर दिया है और वो डेल्टा के रूप में तब्दील कर दिया। जबकि आपका वेस्टर्न घाट की बात कर लें तो वेस्टर्न घाट में जो नदियाँ हैं वो कम बहती हैं, मुश्किल से ऐसी हैं जो आप पोरों पे गिन सकते हैं। 4-5 नदियाँ ही हैं आपकी जो इसमें बहती हैं, और उसमें सबसे बड़ी प्रमुख नदियों में से एक कही जाती हैं, दो खास तौर पर। एक है आपकी नर्मदा और दूसरी है ताप्ती। ये नदियाँ हैं। और ये जो आपका वेस्टर्न घाट है डियर, ये आपका ब्लैक सॉल्ट से बना हुआ है और ख़ास तौर पर दक्कन ट्रेप के ये अफसोस से ये जमा हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर जो है ऐश्वर्य का निर्माण होता है और नदियाँ अपना जल डायरेक्टली गिराती हैं। तो इसकी अपेक्षा जो ईस्टर्न घाट की अपेक्षा वेस्टर्न घाट में पोर्ट का निर्माण अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है। ये ध्यान में रखना। प्राकृतिक बंदरगाह सबसे ज़्यादा आपको वेस्टर्न घाट में मिलते हैं, पश्चिमी घाट में मिलते हैं, ना कि पूर्वी घाट में। ओके। कारण है कि पूर्वी तट कम कटा फटा है। देखो, अगर हम बात कर लें, ये जो पूर्वी तट है ये कम कटा फटा नहीं है डियर, ये बहुत अधिक मात्रा में आपका कटा फटा है। ठीक है। इन्होंने जो ये, अगर मैं कहूँ पर्सनली, तो ये दोनों स्टेटमेंट इसमें गलत है। पूर्वी जो तट है ना, ये कम कटा फटा नहीं है, ये बहुत कटा फटा है। पहली बात तो ध्यान रखना। इसको नदियों ने भी तोड़ा है। लेकिन अगर आप इसको जनरलाइज करें, जब हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में एक कॉन्सेप्ट कि हम आपका जो ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट को हम बिना पुल के भी क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं उसको। ठीक है। लेकिन अगर हम बात कर लें डियर आपके वेस्टर्न घाट की, तो वेस्टर्न घाट से अगर हम नीचे जाना है हमें, तो उसमें आप विदाउट पुल के उसको पार नहीं कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो मेरे थ्रू तो मैं कहूँगा आपका जो स्टेटमेंट है ये दोनों ही गलत हैं। ठीक है, दोनों ही गलत हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया है, जो दया आईएएस वालों ने, इन्होंने पहला गलत माना है, दूसरा इन्होंने सही कर दिया है। इसलिए इनसे अगर हम देखें तो आंसर इनका डी बन रहा है। ये गलत है परंतु आर आपका सही है। ठीक है, बाकी आप बताइएगा आपको क्या लगता है कमेंट्स में। यहाँ पर जनजाति हैं और प्रदेश दे के रखे हुए हैं। आइए एक एक करके बात करते हैं। ये तो मैंने पहली क्लास में भी आपसे चर्चा की थी। जैसे गद्दी जनजाति है, तो इसके बारे में आप जानते हैं, ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिल जाती है। वहीं टोंडा भी आपने पढ़ी है। टोंडा जनजाति जो है ये तमिलनाडु में आपको मिलती है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप जानते हैं। तो एक का तीन हो जाएगा। एक का तीन, बिल्कुल ये बात सही है। उसके बाद जो आपातानी है, आपातानी को हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश में आपको आपातानी मिलता है। और कोनियक की बात कर लें, ये आपको नागालैंड में मिलता है। तो इसका दो हो जाएगा। 3-4-2-1 इसका राइट आंसर होगा। 3-4-2-1 मतलब कि डी, डी में इसका राइट आंसर है। 3-4-2-1 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश में टेस्ट को लगाते हैं, क्वेश्चन को पिक करते हैं, तो आप वीडियो को पोस्ट करके क्वेश्चन नंबर 87, 92 इन सब के साथ साथ अगर हम देखें 88, 89, 93, 94, 90 एंड 91 इनका करेक्ट आंसर आप दें। देखिए क्वेश्चन क्या है। 87 नंबर। देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ये से सत्य है, मतलब कि आपसे सही पूछा जा रहा है। स्पेसिफिक इस चीज पर फोकस करना बहुत जरूरी होता है क्वेश्चन को पढ़ते समय। ये कह रहे हैं आपसे, मध्य गंगा मैदान में स्थान स्थान पर गोखुर झीलें एवं नदियों के पुराने प्रवाह मार्ग मिलते हैं।
बात सही है, इसमें कोई दोहरा गिरा तो नहीं है। ये तो बात एकदम सही है। यहाँ पर कई ऐसे क्षेत्र आपको मिलेंगे और यहाँ पर पुरानी नदियाँ और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको गोखुर झीलें भी देखने के लिए मिल जाती हैं। दूसरा है कि बाढ़ों की अधिकता निम्न गंगा मैदान की नदियों की विशेषता है। नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि बाढ़ों की जो अधिकता है, बाढ़ जो आपको मिलती है, ये आपकी निम्न नहीं बल्कि उच्च और मध्य मैदानों की अधिकता के कारण देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है डियर। पहला स्टेटमेंट सही है प्यारे, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ना कि आपका 2। देखो, आपने गंगा नदी के बारे में ऑलरेडी पढ़ के रखा है और आपने इसको 3 भागों में बांट के भी रखा है। ये सब आपने पढ़ा होगा बांगर के बारे में। ऊपर सबसे पहले आता है बांगर, उसके बाद में आता है तराइन, फिर उसके बाद में आता है आपका भाबर, सॉरी डियर, सबसे पहले आता है भाबर, फिर आता है तराइन, फिर आता है बांगर, फिर आता है डेल्टा प्रदेश। ठीक है, ये इसका उच्च भाग है, ये मध्य भाग है और ये इसका निम्न भाग है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 88 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ये आपके असत्य हैं, उसके बारे में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा असत्य आपको नजर आता है। जैसे परिंछा बांध बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा नदी हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिलती है। क्या आपको लगता है? इसका करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। चलिए एक एक करके बात करते हैं। ये असत्य पूछा है। देखो, जो आपका परिछा बांध है ये बेतवा नदी पर अवस्थित है। ऑफकोर्स ये बात सही है। बेतवा नदी हमीरपुर के पास समीप यमुना नदी में मिल जाती है, क्योंकि बेतवा नदी यमुना की एक छोटी और सहायक नदियों में से जानी जाती है। तो ये दोनों बातें सत्य हैं। अब इन्होंने पूछा है असत्य, तो हम कहेंगे कोई भी इसमें असत्य नहीं है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर। 89 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। मैंने आपको बताया है कि अरुण याग्निक बम डिफ्यूज करो तो बोमडीला दर्रा बिल्कुल मिलेगा। इस दर्रे के पास ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। क्या ये बात सत्य है? अब देखो, यहाँ पर आपसे सही ही पूछा जा रहा है, तो डियर यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट है एकदम सही है, परंतु दूसरे स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो ये आपका गलत है। क्योंकि अगर हम देखें, ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो बोमडिला दर्रे से नहीं बल्कि आपका यांगयाप दर्रे से होकर, यांगयाप जो आपका दर्रा है इस दर्रे से होकर के आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत के अंदर प्रवेश करती है, जिसको वास्तव में सांगपो के पहले ऊपर कहा जाता है तिब्बत में इसके नाम को, फिर उसके बाद में भारत में एंट्री होते ही इसको आप देखोगे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे चल के तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा इसमें गलत है, तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलो 90 नंबर 90, समुदायों का वह पूर्ण क्रम जो क्रम से एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है। मतलब कि समुदाय है और वो पूर्ण क्रम है जो क्रम से एक निश्चित स्थान पर बदलता है, उसको क्या कहलाते हैं? पारिस्थितिकी अनुक्रम है, कीस्टोन समुदाय है, सियर है, या समुदाय की गतिकी है। अगर हम बात कर लें डियर तो इसको हम बोलते हैं खासतौर पर क्या, जो इसको शेयर बोलते हैं। मतलब कि ये क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये बदल जाता है, इसको हम शेयर बोलते हैं। कीस्टोन प्रजाति वह होती है, इनकी संख्या तो कम होती है लेकिन इनका प्रभाव उस पारिस्थितिक तंत्र पर बहुत ज़्यादा होता है। पारिस्थितिकी अनुक्रम जो सक्सेशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उसके बारे में, और समुदाय गतिकी ये भी आप जानते हैं। तो यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 91 नंबर, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी कावेरी की सहायक नदी नहीं है? किसकी सहायक नदी नहीं है? कावेरी नदी। कावेरी नदी आप जानते हैं कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? उड़ीसा से निकलती है। उड़ीसा से निकलती है कि नहीं? ये निकलती है आपकी कर्नाटक से। ओके, कर्नाटक से निकलती है और ये केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी 3 स्टेट में, और कावेरी नदी जल विवाद लगातार कंटिन्यूसली चलता भी रहता है। अब पूछा गया है कि सहायक नदी नहीं है। देखो कावेरी ध्यान रखना, इसमें कई ट्रिकें हैं, कई ट्रिकें हैं। जैसे भीमा नदी है, भीमा जो नदी है ये आपकी कृष्णा की है। किसकी है?
ध्यान रखना डियर, ये जो भीमा नदी है ये कृष्णा की है, और इंद्रावती जो नदी है ये कृष्णा की है। ये जो नदी है ये कृष्णा की होगी, और इंद्रावती गोदावरी की है। ठीक है, कृष्णा और गोदावरी मतलब कि 2 और 4 नहीं। भवानी और हेमवती की हम बात कर लें, भवानी और हेमवती की अगर हम बात कर लें, ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। उसके साथ साथ हेंगारी, अमरावती, कवानी और आर्कावती ये कावेरी की सहायक नदियां। तो यहाँ पर सही नहीं पूछा है आपसे, तो 2 और 4 इसका गलत आंसर है, मतलब कि सी। बाकी की ये तो इसकी सहायक नदियां हैं, आपसे गलत पूछा है ना, नदी नहीं है, तो आपका भीमा और इंद्रावती इसकी सहायक नदियां नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर सूची 1 है और सूची 2 है। जैसे रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था, ये आप सभी वाकिफ हैं, 1992 में ये हुआ था, रियो अर्थ समिट। तो ए का जो होगा वो 3 नंबर होगा डियर। ब्रेटलैंड आयोग रिपोर्ट प्रकाशन कब हुई थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन कब हुआ था, ठीक है, और द लिमिटेड टू ग्रोथ रिपोर्ट्स का प्रकाशन कब हुआ था। देखिए एक एक करके बात कर ले, तो ए का जो है ये आपका 3 है। अब ए का 3 तो कई जगह है, ए का जो 3 है रियल, ये तो ए का 3 आपका कई जगह है। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन विजिबल। तो देखो ए का जो 3 है ये तो कई में है, ये तो हो गया। इन सब के साथ साथ, इन सब के साथ साथ जो ब्रेटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ था ये अप्रैल 1987 में हुआ था, तो इसका 4 आ जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन ये भी 1987 में हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, 1987 में सितंबर में, तो इसका 2 आ जाएगा, सी का 2। द लिमिट्स टू ग्रोथ रिपोर्ट्स का प्रकाशन ये 1972 में हुआ था, तो इसका 1 आ जाएगा। तो 3 4 2 1 इसका राइट आंसर होगा, 3 4 2 1 मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर। चलो क्वेश्चन देखो 93 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है, मतलब कि क्या पूछा जा रहा है आपसे, सत्य पूछा जा रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से संबंधित है, गलत है डियर, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो खासतौर पर क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, तो पहले गलत है। ओके, इस प्रोटोकॉल को दिसंबर 1997 में लागू किया गया, ये भी गलत है। ये जो प्रोटोकॉल था, अगर हम इसकी बात कर लें, तो ये प्रोटोकॉल जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है ये 16 फरवरी 2005 में लागू हुआ है। कब हुआ है, 16 फरवरी 2005। ओके, तो यहाँ पर आपका ये भी गलत है, ये भी, दोनों गलत है। तो आप कहोगे कौन सा सत्य पूछा है, तो दोनों में से कोई भी इसमें सत्य नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 दिसंबर 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल जापान में अंगीकृत किया गया था, लेकिन जो लागू हुआ है, अंगीकृत कब हुआ था, 11 दिसंबर 1997 को हुआ था। ये बात तो सही है, लेकिन इसको लागू जो किया गया था वो फरवरी आप देखोगे 2005 में किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 94 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए एक तरफ आपको शहर दे के रखे हैं और एक तरफ आपको नदी दे के रखी है। जैसे आपने कई बार पढ़ा होगा, ये तो आप सभी जानते हैं, डैन्यूब नदी के बारे में, एल्ब नदी के बारे में पढ़ते हैं कि नहीं, इनको तो आप जरूर जानते हैं। तो अगर हम वारसा की बात कर ले, जैसे प्राग है, जैसे लिंज है, लिंज जो है, लिंज ये आपका डैन्यूब नदी पर है, ठीक है, लिंज जो है ये आपका डैन्यूब नदी पर है, तो इसका 3 नंबर हो जाएगा डियर। क्या हो जाएगा, 3 नंबर आपका इसका हो जाएगा, ये 3 नंबर हो जाएगा आपका। वहीं प्राग नदी की बात कर ले, तो प्राग जो नदी है ये एल्ब, वास्तव में एल्ब की सहायक नदी ये बाल्तबा पर स्थित है, आगे चल के यही एल्ब कहलाई, तो एल्ब नदी पर है आपका प्राग, तो इसका 4 आ जाएगा। लिस्बन की बात कर लें, लिस्बन जो है ये आपका टंगस नदी पर है, तो इसका पहला आ जाएगा, और वारसा बिस्चूला नदी पर है, तो ये 2 हो जाएगा।
2 1 4 3 इसका राइट आंसर होगा। 2 1 4 3, 2 1 4 3 मतलब कि ऑप्शन नंबर सी में इसका करेक्ट आंसर दे के रखा है 2 1 4 3। इंग्लिश मीडियम वीडियो को पोस्ट करें और क्वेश्चन का राइट आंसर दें। 95 98 99 96 100 101 97 एंड 102 इनका राइट आंसर आप कमेंट्स करें। चलो एक एक करके बात करेंगे। देखिए 95 नंबर का क्वेश्चन ये आपका पूछा जा रहा है कि पर्वत क्रम है और प्रकार आपको बताने हैं। जैसे हिमालय है, सह्याद्री है, राजमहल की पहाड़ियां हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, तो ये आप बताएं। जैसे हिमालय जो पर्वत है, जो हिमालय बना है, ये कैसा पर्वत है? जरा आप इस चीज को देखो। क्या ये आपका बलित पर्वत है? जरा सोचो इसको। हिमालय पर्वत क्या आपका बलित पर्वत है? ये ज्वालामुखी से बना है? नहीं। तो ये कैसा पर्वत है? ये आपका बलित पर्वत के रूप में जाना जाता है। तो इसका 3 नंबर होगा। ठीक है, सॉरी 2 नंबर, नॉट 3, 2 नंबर बलित पर्वत। राजमहल की पहाड़ियां जो आपको दिखती हैं, ये एक भ्रंशोत्थान पर्वत के रूप में इनको जाना जाता है। कैसा जाना जाता है? भ्रंशोत्थान पर्वत के रूप में इसको जाना जाता है। तो इसका आपका 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 और 1। राजमहल की पहाड़ियां एक ज्वालामुखी पर्वत के रूप में जानी जाती हैं। कहाँ जानी जाती हैं? ज्वालामुखी पर्वत के रूप में इनको जाना जाता है। तो इसका 4 आ जाएगा। और नीलगिरी की जो पहाड़ी है, ये आपकी अपशिष्ट पर्वत है। तो इसका 3 हो जाएगा। मतलब कि 2 1 4 3 इसका राइट आंसर होगा। 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर ए में ही देके रखा है। 2 1 4 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 96 नंबर का क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अमेजन नदी तंत्र का भाग हैं? किसका भाग है? अमेजन जो नदी तंत्र है, साउथ अमेरिका का एक पार्ट है अमेजन, और लंग्स ऑफ अर्थ इनको कहा जाता है। तो उसके बारे में पूछा गया है। रियो नियाग्रो नदी, मैंगडेलना नदी, पुटुमाओ नदी, तापाजोश नदी। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखो अगर रियो नियाग्रे नदी की बात कर लें तो ये जो नदी है आपकी इसी की सहायक नदियों में इसको जाना जाता है। तो बात सही है। मैगडेलना नदी की बात कर लें तो यह नदी कोलंबिया की कार्डिला ओरिएंटल पर्वत श्रेणी से निकलकर कैरेबियन सागर में गिर जाती है। ठीक है, ये पूर्व दलदली में निर्माण करने का प्रयास करती है। तो ये आपका क्या है? गलत है। ओके, ये गलत हो जाएगा। पुटुमाओ नदी ये भी भाग है इसका। और आपका ताजा जोश जो नदी है, तापा जोश सॉरी, तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर पहला, तीसरा, चौथा, बी में इसका राइट आंसर दे के रखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए डियर, मैंने पहले भी बताया और इस बार भी बता रहा हूँ, यूपीपीसीएस में लास्ट ईयर 2024 में जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल्स थे, वहां से 4 क्वेश्चन आपके आए थे प्रीलिम्स में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो इसीलिए इस बार भी मोस्ट है, इस बार भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो आपसे ये अपेक्षाएं की जाती हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल्स आपको पूर्ण रूप से 17 के 17 मुंह जबानी रटे हुए होने चाहिए, पूर्ण रूप से आपकी फिंगर्स पर रेडी होने चाहिए। तो अब आपके सामने क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब भी देना है। देखिए यहाँ पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल्स आपका 5 है, इसमें है लैंगिक समानता। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 6 की अगर हम बात कर लें तो ये कहता है कि स्वच्छ और पिए जल की बात करता है। तो ये 3 हो जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल 7 ये सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की बात करता है, रिन्यूएबल ऊर्जा। तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। जो SDG 8 है, ये सभ्य, कार्य समावेशी और आर्थिक विकास की बात करता है। तो ये 1 हो जाएगा। तो 4 3 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 3 2 1 कहाँ पर है? डी में देके रखा है। 4 3 2 1। क्या आपका भी यही था? था तो बेस्ट ऑफ लक, नहीं था तो चॉकलेट लो और एक खाओ। आओ
बायोम के बारे में क्वेश्चन पूछा है। ये बायोम बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, जो भी हो। आइए, बायोम के संदर्भ में सत्य कथनों का चयन करें। यह किसी बृहद क्षेत्र के समस्त वनस्पति तथा जीवों को सम्मिलित करता है। ऑफकोर्स ये बात सही है। एक पार्टिकुलर रीजन को ये कवर करने का प्रयास करता है। बायोम में वनस्पति का सर्वाधिक प्रभुत्व होता है। देखो, जो बायोम होता है यहाँ पे वनस्पति का जो प्रभुत्व है वो आपको ठीक ठाक मात्रा में देखने के लिए मिलता है। ऑफकोर्स ये बात एकदम आपकी सही है। तो इसलिए दोनों बातें क्या हो जाएंगी डियर, आपके करेक्ट हो जाएंगे। दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? तो इकोलॉजी इन्वायरमेंट्स वाले सेशन से ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 99 नंबर। भारत में जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? जैव संसाधन और सतत विकास संस्थान जो आपका स्थापित किया गया है, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, इसमें इसको स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, 100 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों में से कौन सा एक सबसे पूर्व में स्थित है? पूर्व में मतलब कि ईस्ट में। देखो, शिप्कला दर्रा, बामडिला दर्रा, लिफुलेक दर्रा, नाथुला दर्रा। अब पूरब में पूछा है। अरुण याग्निक बम डिफ्यूज करो। अब देखो, जैसे नाथुला है, सिकंदर नाथ, जलेबीला, तो नाथुला दर्रा सिक्किम का है और शिप्कला दर्रा है ना, तो लिफुलेक दर्रा इधर आ जाएगा। लेकिन बोमडिला जो दर्रा है ये सबसे पूरब में आपको मिलेगा, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश में आपको मिल जाता है। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर है 100 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। शिप्कला दर्रा है, हिमालय पर बड़ी छिपकली रहती है, हिमाचल प्रदेश में। सिकंदरनाथ जलेबीला सिक्किम में। लिफुलेक दर्रा उत्तरी निशा मनाली में। ठीक है, तो लिफुलेक दर्रा आपका उत्तराखंड में है और बोमडिला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो डी सी इसका राइट आंसर है। 101 नंबर को देखो। अनाईमुडी चोटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ये शेष सत्य है या फिर है? अनाईमुडी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। यह पश्चिमी घाट पर्वत का एक भाग है। यह भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अब आपको यहाँ पर सत्य बताना है। देखो, अगर आप अनाईमुडी की बात कर लें तो अनाईमुडी आपको यहाँ इस क्षेत्र में देखने के लिए मिलती है ना, और ये सबसे ऊंची चोटियों में से एक मानी जाती है। अनाईमुडी की जो हाइट है अगर हम बात कर लें इसकी, तो 2695 मीटर है। कितनी है? 2695 मीटर इसकी आपकी हाइट है। ठीक है, वहीं दोदा बेटा जो है ये 2637 मीटर है। ध्यान रखना, दोदा बेटा जो कितनी है? 2637 मीटर है दोदा बेटा की। और महालेश्वर की है 1800, यहाँ पे लिख देते हैं, महालेश्वर की 1837 है। ओके, तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट आपके एकदम सही हैं। तीनों स्टेटमेंट क्या है? आपके एकदम सही है। केरल के इडुक्की जिले में स्थित है ऑफकोर्स। यह पश्चिमी घाट पर्वत का एक भाग है, ये भी बात सही है। और यह प्रायद्वीप या भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, तो ये भी बात आपकी सही है। सत्य पूछा है तो डी इसका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 102 नंबर देखिए, तट से सागर की तरफ जाने पर निम्नलिखित क्षेत्रों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। अब तट से आप जा रहे हैं सागर की तरफ। अब सागर की तरफ आप जा रहे हैं और आप निम्न क्षेत्रों को पहले से बाद के, जैसे उच्च सागर है, आंतरिक सागर है, प्रादेशिक समुद्री सीमा है, आधार रेखा है, आपका अन्यन आर्थिक क्षेत्र है। ठीक है, तो अब इसके बारे में आपको बताना है। चलो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले डियर आपका आता है आंतरिक जल। क्या कहलाता है? आंतरिक, जो स्थलीय भाग और आधार रेखा के मध्य स्थित होता है, इसको आंतरिक जल कहते हैं। तो दो सबसे पहले स्थान पर आएगा, तो ये दो केवल सी में ही है। उसके बाद में 4 आता है आधार रेखा, जो टेढ़े मेढ़े तट को मिलने वाली काल्पनिक रेखाओं के रूप में जानी जाती है। उसके बाद में तीसरा प्रादेशिक समुद्री सीमा होती है, जिसको आधार रेखा से लगभग 12 समुद्री मील तक ये समुद्र क्षेत्र तक फैला हुआ होता है। उसके बाद में जो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जो जोन होता है EEZ, जिसको हम कहते हैं अन्यन आर्थिक क्षेत्र, ये आधार रेखा से 200 समुद्री मील नॉटिकल माइल्स तक होता है। और उच्च सागर में ये भी ई से जो आपका इकोनॉमिक जोन होता है उससे 200 मीटर
जो मील है उसके बाद का सागर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? उच्च सागर इसको हम कहते हैं, तो सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंग्लिश मीडियम वीडियो को पॉज करके इसका राइट आंसर दें। यहाँ पर सिल्क है, मैन प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर स्टेट है 103 में, 106 में वॉल्केनो है और कंट्री है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 106, 104 है, 107 है, 105 एंड 108। चलिए एक एक करके बात करते हैं, समझना। देखिए 103 नंबर में है रेशम और उसके प्रमुख जो उत्पादक राज्य हैं, जैसे शहतूत रेशम कहाँ पर है, ट्रॉपिकल्स जो आपका टसर रेशम है, ओक टसर रेशम है और मूंगा रेशम है, ये कहाँ कहाँ पर आपको मिलते हैं। शहतूत रेशम आपको खासतौर पर कर्नाटक के रीजन में देखने के मिलेगा, तो ए का 2 नंबर हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। ट्रॉपिकल जो आपका टसर रेशम है, अगर हम इसकी बात कर लें तो ये झारखंड वाले क्षेत्र में मिलता है, तो बी का 3 हो जाएगा। ए का 2, बी का 3 जो है आपका डी में दे के रखा है। ओक टसर जो रेशम है ये आपका मणिपुर में है, तो यहाँ पर इसका 4 हो जाएगा। मूंगा रेशम आपका असम में मिलता है, तो डी का 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 2, 3, 4 कहाँ पर है? 2, 3, 4, 1 डी में इसका राइट आंसर है। 104 नंबर है। चलिए देखिए, मैं चाहता हूँ जो भी स्टूडेंट्स इस क्लासेस को देख रहे हैं 104 का राइट आंसर आप कमेंट्स करें। इसका करेक्ट आंसर आपको क्या करना है प्यारे? कमेंट्स करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 का, निम्नलिखित में लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम मतलब कि आरोही क्रम में कौन सा सही है? ये जैसे कुमाऊं हिमालय, कश्मीर हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय, ये आपको बताना है। ऑप्शंस ए बी सी डी आपके सामने उपस्थित हैं, तो बताइएगा इनके बारे में। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, आप इसका आंसर दें। 105 की तरफ हम चलते हैं और यहाँ पर है झीलें दे के रखी हैं और स्टेट यहाँ पर दे के रखे हैं, ठीक है। और ये झीलें कुछ ऐसी हैं, आपने इनका नाम बहुत ही कम सुना होगा, ठीक है, या अगर आप एक दो का नाम ऐसा होगा जिसका आपने सुना होगा, जैसे आप देखोगे सोगमो, सोगमो झील के बारे में आपने पढ़ा होगा शायद। बोलो हाँ, पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, बताइएगा। चलिए आइए, फिर भी नहीं पढ़े हैं, जो भी है एक एक करके बात करते हैं। अभी सोगमो जो झील थी ये सिक्किम में चर्चाओं का एक विषय के रूप में जानी गई थी, तो सी की अगर हम बात कर लें तो सी का आपका 3 हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखो सी का 3 कई में है, तो ऐसे आंसर नहीं निकल रहा है। आपका है सस्थम कोट्टा झील। सस्थम कोट्टा जो झील आपको देखने की मिलेगी ये केरल की झील है, तो ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 और सी का 3 कहाँ पर है? ए का 4 सी का 3 केवल सी में है। ए का 4 और सी का 3। आपका ताबा वोहर झील की बात कर लें तो मध्य प्रदेश में आपको मिलेगी, इसका 2 हो जाएगा। और चेंबर मवक्कम झील जो है ये आपका मध्य प्रदेश में मिलती है, तो इसका 2 हो जाएगा। सॉरी, इसका जो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? 1 तमिलनाडु। 4, 2, 3, 1, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन देखिएगा 106 के बारे में, 106 नंबर, ज्वालामुखी हैं और देश हैं। अब ये जैसे आपने पढ़ा होगा काराकाटोआ के बारे में जरूर देखा होगा, श्रवण काय ताल के बारे में, पेरुक्विन नहीं पढ़े होंगे ना ये। आइए एक एक करके बात करते हैं। पेरिकुटीन, सबसे पहले देखते हैं पेरिकुटीन जो है ये आपको कहाँ मिलती है? मैक्सिको में मिलती है। ताल की बात कर लें तो ताल आपको फिलीपींस में मिलती है। ताल जो वल्कनो है ये फिलीपींस में मिलती है, 3 हो जाएगा। श्रवण काया की बात कर लें तो श्रवण काया जो है आपको पेरू में मिलती है, तो ये 4 हो जाएगा श्रवण काया का। और आपका काराकाटोआ ये इंडोनेशिया में मिलती है, तो इसका 1 हो जाएगा। तो 2, 3, 4, 1 इसका राइट आंसर होगा। 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 डी में इसका राइट आंसर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये सब वॉल्केनो थे और ये चर्चाओं में रहे थे। एल्यूमिनियम संयंत्र हैं और विद्युत प्राप्त के जो क्षेत्र हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, मैं या फिर मैं मिला देता हूँ, फिर उसके बाद में स्क्रीनशॉट आप लें, क्योंकि यहाँ से लगातार मल्टीपल टाइम क्वेश्चन बने हैं, तो शायद मैं भी
इस बार भी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं, क्योंकि यूपीएससी का भी दृष्टिकोण इधर है तो पीसीएस भी उधर ही अपना दृष्टिकोण घुमा देगा। 107 नंबर, हिंडाल्को की बात कर लें। हिंडाल्को जो है ये आपको मिलेगा रिहंद परियोजना हिंडाल्को की है, तो इसका 4 नंबर हो जाएगा, ए का 4। ओके, माल्को, माल्को की मेट्टूर परियोजना, बी का 1 हो जाएगा। बाल्को, बाल्को के द्वारा चल रही है कोरबा ताप विद्युत गृह, ठीक है, कोरबा तो हो जाएगा कोरबा। और नाल्को की बात कर लें, अंगुला ताप विद्युत गृह, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। 4 1 2 3, मतलब कि 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए में आपको दे के रखा है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, मैं लगा देता हूँ आंसर, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो, नींबू वंश के फलों का, नींबू वंश के फलों का एक महत्वपूर्ण प्रदायक निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब कि जो जैसे रसीले फल होते हैं ये खास तौर पर किस एरिया में, किस क्षेत्र में, किस इन्वायरमेंट्स में आपको देखने के लिए मिलते हैं? या विषुवतीय क्षेत्र में, इक्वेटर वाले क्षेत्र में आपको मिलते हैं? नहीं। मरुस्थल में? नहीं। अल्पाद्र में? नहीं। तो फिर कहाँ पर? भूमध्य सागरीय जो ब्रिटिश तुल्य आपकी जलवायु है, भूमध्य सागरीय जो जलवायु है ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आपको रसीले जो फल हैं, जो नींबू वंश के फल जिसको हम कहते हैं, वो देखने के लिए मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को पॉज करके इसका राइट आंसर दें। 109, 110, 113, 114, 111, 115, 116 और 112। आइए एक एक करके बात करेंगे। क्वेश्चन लिखते हैं 109। इकोलेक्स निम्नलिखित में से किस एक के साथ संबंधित है? इकोलेक्स एक शब्द है जिसको हम कहते हैं इकोलेक्स। क्या कहते हैं? इकोलेक्स, जिसको नाम दिया गया है। ये क्या है? यह जैव विविधता संबंधी कानूनों एवं नीतियों पर एक वेब आधारित सूचना सेवा केंद्र के रूप में इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, जिसको इकोलेज के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और यूनेप के द्वारा ये संयुक्त रूप से संचालित है, ध्यान रखना, ठीक है। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट्स प्रोग्राम के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। चलिए 110, 110 ऊर्जा संयंत्र हैं और संबंधित हैं, ठीक है, और बड़े ही डिफरेंट हैं। ये ऐसा नाम मैंने भी नहीं सुना है, बिलावजे में मैं कहूँ मैंने सुना है। जैसे है पतरातू, पतरातू ताप जो आपकी ऊर्जा है ये झारखंड में आपको मिलेगी, तो ये तो सही सुमेलित है। ग्वाल पहाड़ी की बात कर ले, ये सौर ऊर्जा हरियाणा में मिलती है, ये भी सही सुमेलित है। चमेरा की बात कर लें, जो आपकी चमेरा है, ठीक है, इसकी बात कर लें, चमेरा जो है, ठीक है, ये आपकी पंजाब में नहीं है, ये आपका गलत है। जबकि आपका मुम्पन डाल जो है तमिलनाडु में है। तो इसमें जो गलत है वो गलत आपका सी है, ठीक है। क्या है? आपका सी इसमें गलत है डियर, ओके, सी इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन लेते हैं 111। मेडागास्कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखो मेडागास्कर के बारे में आपने देखा है, ज्योग्राफी मैपिंग से क्वेश्चन है ये, है ना। मेडागास्कर आप सभी जानते हैं। मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा अफ्रीकी द्वीप है जो मोजाम्बिक जल संधि द्वारा अफ्रीका की मुख्य भूमि से अलग हुआ है। क्या बात सही है? ऑफ कोर्स ये बात सही है। मेडागास्कर बनीला द्वीप समूह राष्ट्रों का हिस्सा है, जो 6 द्वीप मेडागास्कर, मयाटोए, मोको, कोमोरोस, मॉरिशस, सेल्सस, रियूनियन देशों का समूह है। ऑफ कोर्स ये भी बात सही है। तो यहाँ पर आपका 1 2 दोनों बातें सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, कथन आपको सही सुनना है। सही चुनने के लिए ऑप्शन नंबर आप सी पर जाएंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 112 निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? जैसे आपको संस्थान है, अवस्थिति है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, क्या आपको लगता है कि ये पुणे में आपको देखने के लिए मिलेगा?
क्या ये पुणे में है? बताइएगा। देखो, इसकी अगर हम बात कर लें तो ये पुणे में नहीं, ठीक है, क्योंकि भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान अवस्थित है पुणे में, है ना। अच्छा, सुमेलित नहीं पूछा ना, तो ये सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की अगर हम बात कर लें तो ये आपका भोपाल में है, देहरादून में नहीं है, ठीक है, तो ये दूसरा गलत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी की बात कर लें तो ये आपकी देहरादून में, मतलब ये मिसमैच कर दिया, ये इधर होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट्स ये आपका नई दिल्ली में है, तो ये सही है। 2 और 3 इसमें गलत हैं, ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है, तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा डियर। चलिए 113 नंबर का क्वेश्चन देखो। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? जैसे सुर नहर है, इरी नहर है, कील नहर है, बेलेड नहर है। अब ये आपसे पूछा गया है, चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखो, सही सुमेलित है ना। जैसे सू नहर है, सू नहर आपको जो देखने को मिलेगी ये सुपीरियर और हरियूर झील के बीच में है। इरी झील और हरियूर झील नहीं है, सुपीरियर, इसकी जगह क्या होना चाहिए? सुपीरियर झील, सुपीरियर। ओके, तो ये तो गलत है। इरी नहर जो है, इरी नहर ये सुपीरियर और मिशिगन नहीं, नहीं ये भी गलत है, क्योंकि इरी नहर ये इरी झील और मिशिगन झील के बीच में है, तो ये भी गलत है। कील नहर की बात कर लें, ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के मध्य है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर की करें भूमध्य सागर, नहीं ये भी गलत है। बेलेंड जो नहर है ये इरी और ओटोरियो जो ओंटोरियो के बीच में है, ठीक है। होम्स आपने देखा होगा, तो इसमें डी सही है। अमेरिका की अगर नदियों की बात कर ले तो आप होम्स लिख लो। ये सारी की सारी जो झील है ना, 5 बड़ी झीलें इसमें आपकी समाहित हो जाती हैं, ये 5 झीलें, ठीक है, अमेरिका की। पहला पहला वर्ड है इंग्लिश में, अगर आप देखोगे उन झीलों को तो आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 114, निम्नलिखित जलप्रपातों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, घटते क्रम में आपको बताना है। जलप्रपात आपके सामने है और ये आपको बताना है। जैसे हुंडरू जलप्रपात की बात कर लें तो हुंडरू जो जलप्रपात है ये आपका 74 मीटर है और 74 मीटर का है, ऊंचाई इसकी स्वर्ण रेखा पर है, तो ये कितना है? 74, 74 मीटर स्वर्ण रेखा। स्वर्ण जो आपकी सूर्य रेखा नहीं, स्वर्ण रेखा नदी है, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी। जोग जलप्रपात की अगर हम बात कर लें तो ये 225 मीटर है, 255 मीटर ना कि 25 है, और ये आपका शरावती नदी पर है। दूध सागर ये मांडवी नदी पर, और कहाँ पर देखने मिलेगा? उत्तराखंड में, सॉरी गोवा में, मांडवी नदी पर 310 मीटर है। दूध सागर 310 मीटर। वहीं कुचिकल जो है 455 है, बराई नदी पर है ये कुचिकल 455। तो सबसे पहले आएगा आपका 3, फिर 4, है ना, ये घटते क्रम में है ना, हाँ अवरोही क्रम में है, घटते क्रम में, तो पहले 3 आएगा फिर 4 आएगा, देखो कहाँ पर है, 3 4 2 1, ओके, 20 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है 115, बताओ इसका वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर। ज्वालामुखी क्रिया से मानव को होने वाले लाभों में निम्न में से कौन सी एक शामिल नहीं है? मतलब कि ह्यूमन को इसमें से कौन सा सही नहीं है? जैसे प्राकृतिक सुरक्षा बल भी मिलता है, ये बात तो सही है, मिलता है। बहुमूल्य खनिज यहाँ से प्राप्त होते हैं, ये भी सही है। भूतापीय ऊर्जा भी यहाँ से प्राप्त होती है, ये भी सही है। लेकिन विस्थापन ये किसी के भी लिए, न केवल मानव के लिए बल्कि जीव जंतु पर्यावरण में उपस्थित जो हैं उनके लिए हानिकारक है विस्थापन, ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। विस्थापन मतलब कि माइग्रेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना।
यहाँ पर ट्राइब्स दे के रखी हुई हैं और यहाँ पर देश भी दे के रखे हैं, आदिवासी क्षेत्र। मसई जो है ये आपको अफ्रीका में मिलती है, लेकिन अफ्रीका में कहाँ मिलती है मसई? ये पूर्वी अफ्रीका में मिलती है। और मसई जो जनजाति के लोग होते हैं ये डंडे वगैरह पर चलते हैं और बहुत ऊंची छलांग भी लगा देते हैं मसई जनजाति के लोग। मैंने यूट्यूब पे इनका कुछ वीडियोस देखा और ये जो मसीह जनजाति है ये सबसे हाईएस्ट जंप लगाने वाले लोग होते हैं। ये खड़े खड़े ऐसे कूद जाते हैं ऊपर, ऐसे खड़े खड़े हाईएस्ट जंप लगा देते हैं ये खड़े खड़े। ठीक है, तो मसई जो है ये आपकी पूर्वी अफ्रीका में मिलती है। तो बी का जो होगा वो 3 नंबर होगा, बी का 3। बंतू की बात कर लें तो बंतू दक्षिण अफ्रीका में आपको मिलेगा, बंतू दक्षिण अफ्रीका में। तो ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 बी का 3, ए का 2 और बी का 3। ओके, फुलानी की बात कर लें, फुलानी जो है ये पश्चिमी अफ्रीका में मिलता है, पश्चिमी अफ्रीका, तो सी का 4। और नूबा सूडान में मिलता है, तो ये हो जाएगा डी का 1। तो 2 3 4 1 इसका राइट आंसर आएगा, 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर डी, 2 3 4 1। चलो, इंग्लिश मीडियम 117, 120, 118, 121, 122 एंड 190। चलिए ये देखिए क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, समझते हैं। 117 नंबर, अभिकथन है खुला सागरीय बंदरगाह उसे कहते हैं जहां, खुला सागरीय बंदरगाह उसे कहते हैं जहां जलीय पोत तट से दूर खुले सागर में लंगर डालते हैं। क्या बात सही है? तो बात एकदम सही है, ओपन ओशियन से दूसरे सागर में हम कनेक्ट कर लेते हैं। कारण है कि भारत में इस प्रकार का कोई बंदरगाह नहीं है, ये फालतू की बकवास है, क्योंकि हमारे पास में तो इंडियन ओशन है और उधर से उधर हम तो कहाँ लैंडलॉक कंट्री है, खुले ओशियन है हमारे पास में एकदम। तो ये तो गलत है ना। भारत में कई ऐसे बंदरगाह हैं, जैसे आपका JNPT है, अगर मैं बात करूँ JNPT, ठीक है, ये बहुत बड़ा है। कांडला बंदरगाह है अगर हम देखें, ठीक है, ये कई बंदरगाह है, मुंबई का बंदरगाह है ना। तो ये आपका गलत है कारण, अभी कथन सही है, तो इसमें ए सही है, आर गलत है, ये आपका होना चाहिए सी। नेक्स्ट 118वें नंबर है, देश है और तेल क्षेत्र है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका 118वें का। जैसे ईरान की बात कर लें तो ईरान में आपको मिलता है मस्जिद ए सुलेमान, तो ए का पहला मिलेगा। इराक की बात कर लें तो यहाँ पर किरकू मिल जाएगा आपको, इराक में 2 मिलेगा, मतलब कि सेम आपको मिल रहा है, ये इसमें नहीं है। कुवैत में आपका बरगान है, सऊदी अरब में आपका दमम है, तो ए इसका राइट आंसर है, इसमें कुछ नहीं करना है, स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ो। क्वेश्चन है आपका 119, मतलब कि आपका 119 नंबर, जकारू है, जकारू क्या है ये आपको बताना है। जकारू ऑस्ट्रेलिया में एक भेड़ पालन केंद्रों का कार्य करने वाले लोगों को कहा जाता है, जो खासतौर पर भेड़ वगैरह पालते हैं, ठीक है, उनको हम जकारू कहते हैं। आप बताइए, भारत में इन जो भेड़ पालते हैं, भेड़ और बकरी, इनको एक नाम से जाना जाता है, क्या कहते हैं? ठीक है, ये आपको कमेंट्स में बताना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आपका 120 नंबर, अभिकथन है आपका, 2 परितंत्रों के संक्रमण क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑफकोर्स ये बात सही है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। ये एक तरफ है आपका स्थल, मतलब कि जो आपका लैंडो है, आपका लैंड है, मतलब कि भूमि है, और एक तरफ आपका ओशन, या मैं कहूँ वाटर, इसको हम कह सकते हैं, पानी, जल। तो यहाँ का जो आपका इकोसिस्टम होगा, बायोडाइवर्सिटी होगी, जैव विविधता जो आपको देखने को मिलेगी वो हाईएस्ट होगी। जैसे ग्रासलैंड, और जब हम फॉरेस्ट के एरिया का जहाँ संक्रमण होता है तो वहाँ पर हाईएस्ट होती है, क्योंकि उस क्षेत्र में दोनों तरीके की प्रजातियां, जीव जंतु, ठीक है, देखने के लिए आपको वनस्पतियां मिलती हैं। तो अभी कथन एकदम सही है। कारण है कि इस क्षेत्र में दोनों परितंत्रों की प्रजातियों के अलावा एक अन्य नवीन प्रजाति भी पाई जाती है, ऐसी प्रजाति जो जल और स्थल दोनों पर रहेगी, जैसे मेंढक है, कुछ स्नेक्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर हम बात कर लें, ये बात भी सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इकोलॉजी इन्वायरमेंट्स वाले क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए
क्वेश्चन है 121। युगों में से बेमेल मतलब कि गलत आपको चुनना है। ठीक है, देखो जैसे मानसूनी वन है, सागौन और शाल के जो वन होते हैं ये मानसूनी वन कहे जाते हैं, क्या बताइएगा। बेमेल आपको चुनना है तो ये बात सही है, ये आपके साल और सागौन आपको मिलते हैं, मानसूनी वन कहे जाते हैं। भूमध्य सागरीय वन में आपका ओक है, जैतून है ना, ये भी आपको देखने को मिलेगा, तो बात सही है। सदाबहार वर्षा वनों में हेमलॉक और स्प्रूस मिलते हैं, तो ये गलत है। जो हेमलॉक और स्प्रूस हैं ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र देखने के लिए मिलेंगे, प्रमुख वन है, और 50 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के उत्तरी टुंडा के दक्षिण भाग में मिलते हैं, तो आप तीसरा गलत है। शीतोष्ण कोंकण जो आपके धारी वन होते हैं, देवदार और चीड़ के वृक्ष मिलते हैं, ऑफकोर्स ये बात भी सही है। तो बेमेल चुना है मतलब कि आपको गलत चुनना था, और गलत इसमें केवल तीसरा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 122 फिर से अभिकथन और कारण पर दे के रखा है। अभिकथन है पर्यावरण अवनियन या फिर अवक्रमण की अवधारणा पर्यावरण प्रदूषण की अवधारणा से अधिक व्यापक है, मतलब कि जो अवक्रमण होता है उससे ज़्यादा व्यापक रूप से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो बात एकदम सही है। कारण है कि पर्यावरण प्रदूषण मात्र मनुष्यों के कार्यों द्वारा स्थानीय स्तर पर पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास से है, ये बात सही है, और इसलिए इसकी सही व्याख्या भी करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन है 123, 123, 126, 127 डियर इंग्लिश एस्पिरेंट्स, 124, 128, 125, 129 एंड 130। ओके, आइए देखिए क्वेश्चन है आपका 123। पृथ्वी के आंतरिक भाग में निम्नलिखित परतों के मध्य पाई जाने वाली असंबद्धता का ऊपर से नीचे सही क्रम आपको जाना है, मतलब कि ऊपर से आप नीचे जाओगे। जैसे मैं आपको बता दूं, आपने ये आवश्यक रूप से जरूर पढ़ा होगा अर्थ के बारे में। ठीक है, ये असंबद्धताएं आप पढ़ते हैं, तो सबसे पहले जो आती है आपकी उसको हम बोलते हैं क्या, बताओ। ऊपरी जो होती है सबसे ऊपरी, वो क्या बोलते हैं उसको, सबसे ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो सबसे ऊपर वाली को बोलते हैं हम कॉनराइड, क्या बोलते हैं, कॉनराइड। ठीक है, कॉनराइड आएगा। फिर उसके बाद में आता है मोहोरिविक, फिर उसके बाद में रेफ्टी, फिर गुटनबर्ग, फिर लेहमन आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका बी प्यारे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। विभिन्न महाद्वीपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आप कुछ महाद्वीप आपको दे के रखे हुए हैं, जैसे सही आपको बताना है इसमें। एशिया महाद्वीप पृथ्वी के कुल भू क्षेत्र का 1/3 है। एशिया जो महाद्वीप है मतलब कि सबसे बड़ा महाद्वीपों में से एक माना जाता है, तो इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है, तो बात एकदम सही है। केवल यूरोप ही ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर आर्कटिक वृत्त गुजरता है, तो गलत है। अगर यूरोप से होकर के आर्कटिक वृत्त गुजरेगा तो वो एशिया महाद्वीप से भी गुजरेगा, वो अमेरिका महाद्वीप से भी गुजरेगा, तो ये तो आपका गलत है। ठीक है, केवल अफ्रीका ही ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। ऑफकोर्स ये बात आपकी सही है, यहाँ से तीनों लाइनें आपकी होकर गुजरती हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा सही है, मतलब कि इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर, स्टेटमेंट आपका 1 एंड 3 सही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। विचार करना है और आपको सही सुमेलित बताना है। जैसे सूर्य ताप है, एल्बिंडो है, तापमान व्युत्क्रमण है, उल्टा हो जाना, मतलब कि देखो अब ये सूर्य ताप की बात कर रहे हैं, तो किसी वस्तु द्वारा परावर्तित दृश्य प्रकाश का प्रतिशत, उसको हम कहते हैं सूर्य ताप। ऐसा है क्या, नहीं, ये बात गलत है। सूर्य ताप जो होता है ना, सूर्य ताप पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें हैं वो लघु तरंगों के माध्यम से आती हैं और दीर्घ के माध्यम से वापस लौट जाती हैं। पृथ्वी जिस पर ऊर्जा प्राप्त होती है उसे अपतित और विवरण आप देखोगे, खासतौर पर सूर्य ताप भी उसको कहा जाता है। जब ऊर्जा की कुछ मात्रा वातावरण से गुजरती है तो उसे परावर्तित या फिर विकृत अवशोषित कहते हैं। ठीक है, एल्बिंडो क्या है, अपतित और विकिरण होता है, नहीं ये भी गलत है। तापमान व्युत्क्रमण जो होता है, तापमान के सामान्य व्यवहार में जब परिवर्तन आ जाता है, जब ऊपर का तापमान नीचे, गर्म तापमान जो आपका नीचे का है वो ऊपर चला गया और ऊपर का ठंडा तापमान नीचे आ गया, या फिर नीचे का ऊपर चला गया, ऊपर का नीचे, तो उसको हम कहते हैं
तो तीसरा इसमें सही है, बाकी का सब इसमें गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है केवल ओनली 3 वाला स्टेटमेंट सही है, तो सी इसका राइट आंसर है। 126 नंबर का क्वेश्चन देखो, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जैसे पठार है और स्थित है। जैसे अबिसिनिया के पठार की बात कर लें तो ये आपको जो देखने के मिलेगा अबिसिनिया का पठार, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, सही सुमेलित है। तो अबिसिनिया का पठार आपका गलत है। ओके, पोटावार के पठार की बात कर लें तो अफगानिस्तान में मिलता है। तलीशी का पठार अल्जीरिया में, बगाई का पठार ओंगा में, नहीं, ये भी आपका गलत है और ये भी आपका गलत है। राइट पूछा था आपसे, सही सुमेलित सॉरी नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, सही सुमेलित नहीं पूछा है आपसे, तो ये तो आपका सही है, ये अभी आपका सही है, ये भी आपका सही है। गलत जो है आपका वो है पोटावर का पठार, क्योंकि ये आपका पोटावर का पठार अफगानिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में है। पी ए के लिखो, पी के लिखो, पाक लिखो इसको, पाकिस्तान। 127 127 अफ्रीका महाद्वीप के सहारा मरुस्थल में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजाति विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है? तो ये इसमें जो खासतौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो है आपके तुआरेंग। कौन है? तुआरेंग। पिग्मी भी है, बुशमैन भी है, यहाँ की कई ऐसी ट्राइब्स हैं, मशाई भी है यहाँ पर अफ्रीका में, सहारा के रीजन में नहीं मिलती है, ये भी पूर्वी वाले क्षेत्र में मिलती है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। जो भी जैसे विदेशी जाते हैं तो यहाँ पर ये जो आपके गाइडर के रूप में काम भी करते हैं, ये मार्गदर्शक करते हैं पर्यटकों को लेकर के, तो इनको तुआरेंग कहा जाता है, ठीक है, बी करेक्ट है। पृथ्वी के महासागरीय तल पर दो प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य 52 मिनट के विलंबन का कारण है पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, चंद्रमा का घूर्णन और चंद्रमा का परिक्रमण। देखो इसमें जो है खासतौर पर इसका जो कारण माना गया है, अगर हम देखें तो ये कारण माना गया है पृथ्वी का घूर्णन और उसके साथ साथ चंद्रमा का परिक्रमण, ठीक है, इसका ये कारण डेफिनेटली माना गया है, जिसके चलते पृथ्वी पर 24 घंटे में ये चक्कर लगाती है, अपनी धुरी पर घूम जाती है, और चंद्रमा अपनी धुरी पर चक्कर लगाते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ठीक है। तो जिसके चलते ज्वार केंद्र में चंद्रमा आगे निकल जाता है और ज्वार केंद्र को चंद्रमा के बराबर पहुंचने में 52 मिनट का समय लग जाता है, ठीक। पृथ्वी यूं घूम रही है और इसके चारों तरफ चंद्रमा चांद घूम रहा है, तो इसको 52 मिनट लगते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 129 है युग्मों, आपको बताना है कि सही सुमेलित कौन सा है इसमें। जैसे नदी है और सहायक नदी है, नहीं, भीमा जो नदी है ये आपको देखने को मिलेगी कृष्णा की, तो ये कह रहे हैं गोदावरी की, गलत है। कृष्णा इंद्रावती, ये गलत है, इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है, ये इसकी सहायक नदी है, ये भी गलत है। गंगा, पानस, महानदी की जो सहायक नदियों में कही जाती है, अगर हम देखें तो ये तेल नदी इसकी है। बानस जो नदी है डियर, ये भी आपका गलत है, ठीक है। बानस चंबल चंबल की है, ये गंगा की नहीं है, ये चंबल की है, ओके। तो यहाँ पर महानदी की जो आपकी सहायक नदी है, तेल जिसको हम कहते हैं, वो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 130 130 सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, ये देखो नहीं, नदियां हैं, उद्गम स्रोत हैं। डैन्यूब नदी, ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लू नील, जो आपकी ब्लू नील है, ब्लू नदी है विक्टोरिया झील से, मिसिसिपी इटास्का झील से, यांगटीसी तिब्बत पठार से। अब आपको सही सुमेलित नहीं है उसके बारे में बता देना। देखो ब्लू, ये जो आपकी डैन्यूब नदी है ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, मिसिसिपी जो इटास्का झील से निकलती है, और यांगटीसी जो है आपका तिब्बत के पठार से निकलती है। जो ब्लू नील है अगर हम इसकी बात कर लें तो इसका उद्गम है ताना झील, इथोपिया में अवस्थित है, ठीक है। और विक्टोरिया से निकलती है व्हाइट नील, ठीक है। तो यहाँ से निकलती है ताना, लेक ताना, लेक ताना, TANA, लेक ताना, इथोपिया, ठीक है। तो बी इसका है जो सही मैच नहीं है। यहाँ से क्या निकलती है? व्हाइट नाइल निकलती है यहाँ से, ठीक है। चलो इंग्लिश मीडियम 130 131 34 35
32, 36, 33 एंड 37। ओके, देखिए ये इकोलॉजी एनवायरनमेंट से क्वेश्चन है 131 का क्वेश्चन। ये कह रहे हैं पिरामिड को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया और मैंने पहली क्लास में भी आपसे इस पे क्वेश्चन की परिचर्चा की है। तो जिस भी स्टूडेंट्स ने वो वीडियो देखा है वो तो इसका राइट आंसर देंगे, ऑफ कोर्स ये मुझे आपसे उम्मीद है। और जिसने नहीं देखा है वो शायद थोड़े से डगमगा सकते हैं। इकोलॉजी एनवायरनमेंट से पूछा गया। पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आपको कमेंट्स करना है, क्योंकि ऑलरेडी हम आपको ये क्वेश्चन करवा चुके हैं। संख्या पिरामिड में जीवों की संख्या को ध्यान में रखा जाता है, उनके आकार को नहीं। संख्या व ऊर्जा पिरामिड आहार श्रृंखला के आधार पर सीधे अथवा उल्टे हो सकते हैं, किंतु बायोमास पिरामिड सदैव सीधा होता है। अब आपको सही कथन यहाँ पर बता देना है, ठीक है। चलिए 131 का कमेंट्स में राइट आंसर अवश्य दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है। 132 नंबर का क्वेश्चन है। उपरोक्त कथन में एक देश से संबंध में है। देखो, इस देश में बेका घाटी अवस्थित है जो बेस उत्पादन किसके लिए, सेब उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह पश्चिमी एशिया में ईसाइयों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, पश्चिमी एशिया में। तो ये किसके बारे में आपको बता रहा है, एशिया में है, पश्चिमी एशिया में है। ये कहाँ पर है आपको बताओ। चलिए, ये जो देश है आपका, इसको कहते हैं लेबनान, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, ये सब जो बातें परिचर्चा की गई है लेबनान के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। इसे मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और इनकी मैपिंग बहुत जरूरी है, मैपिंग जरूर कर लेना इनकी। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, जनजातीय गौरव दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और विश्व शौचालय दिवस। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बहुत ही जरूरी है। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है, तो पहले का पहला हो जाएगा। जनजातीय गौरव दिवस ये बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस जो मनाया जाता है 16 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व शौचालय दिवस आपका 19 नवंबर को मनाया जाता है। सभी नवंबर में देके रखे हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 134 नंबर का क्वेश्चन है। देखो, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब कि क्या है, आपसे गलत पूछा जा रहा है डियर। भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 कहाँ पर हुआ था, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये नई दिल्ली में हुआ था, ये बात सही है। उसके साथ साथ अगर हम देखें, जिया, इसको बोलते हैं GI एंड वियार्ड शिखर सम्मेलन 2024 जयपुर, नहीं, ये जयपुर में नहीं हुआ था, ये भी आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। तो आपका भी गलत है यहाँ पे। वैश्विक खास सुरक्षा सम्मेलन अबू धाबी में हुआ है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है, बाकी के सब सही है। 135 में कह रहे हैं कि नवंबर 2024 में मशातो कांडा एशियाई विकास बैंक, मतलब कि ADB, एशिया डेवलपमेंट बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए। कौन, मशातो कांडा। वह किस देश के प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री के विशेष सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं, ये आपको बताना है मशातो कांडा के बारे में। तो ये जो संबंधित है खासतौर पर अगर हम देखें तो ये जापान से रिलेटेड है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 136, नवंबर 2024 में आयोजित अग्नि वॉरियर 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह भारत एवं सिंगापुर के मध्य सशस्त्र बलों के मध्य द्विपक्षीय अभ्यास है। दूसरा, इसका आयोजन देवलाली महाराष्ट्र में किया गया। वीडियो को पॉज करके 136 का राइट आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपके सही है डियर, पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है, मतलब कि सी इसका करेक्ट आंसर है। 137 में कह रहे हैं कि नवंबर 2024 में आयोजित किस शिखर सम्मेलन में भूखमरी एवं गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन की शुरुआत की गई। तो ये आपको बताना है किसके तहत की गई थी। तो ये G20 शिखर सम्मेलन के तहत आपको देखने के लिए मिलेगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 138 का आपको राइट आंसर देना है। 142, 139, 143, 144, 140 और 141। चलिए 138 नंबर का क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा।
चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 138। 19वें G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब कि आपको इसमें सही बताना है, एकदम राइट बताना है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका देके रखा है कि नवंबर 2024 में इस सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में संपन्न हुआ। बात एकदम सही है। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेशी प्रधानमंत्री एस जयशंकर ने किया था, ये बात गलत है। इसमें जो शामिल थे प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा इसमें किया गया था। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो इसमें पार्टिसिपेट किए थे, ना कि एस जयशंकर। तो सेकंड गलत है। आगामी 20वां शिखर सम्मेलन 2025 में दक्षिण अफ्रीका में होगा, तो ये बात भी आपकी सही है। तो यहाँ पर 1 और 3 आपके राइट हो जाएंगे, दूसरा इसमें गलत है। अब देखो दूसरा गलत है, जहाँ जहाँ 2 है उसको कट कर दोगे, आंसर ऑटोमेटिकली सी मिल जाएगा। 139 नंबर का क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2025 सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन नवंबर 2024 में मैक्सिको में संपन्न हुआ। दूसरा है, डेनमार्क की विक्टोरिया केयर थिलविंग ने यह प्रतियोगिता जीत ली। भारत की तरफ से रिया सिंघा ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। अब आपको बताना है कि इसमें से सत्य आपको चुनना है डियर। तो यहाँ पर पहला भी आपका सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट 140। नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेता को थाईलैंड का मानद पर्यटन सलाहकार और ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो किसको किया गया है बताइएगा। 40 का, तो ये थे सोनू सूद को। ठीक है, किसको किया गया है? सोनू सूद को किया गया है। 141। नवंबर 2024 में पैसिफिक खास सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर संपन्न हुआ? इसका राइट आंसर आपको कमेंट्स करके बताना है, क्योंकि अभी अभी मैंने इसके बारे में आपसे चर्चा भी की है। ठीक है, तो ऑप्शन हैं आपके ओटावा कनाडा, अबू धाबी यूएई और नई दिल्ली भारत और पेरिस फ्रांस। बताइएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 141 का। क्वेश्चन देखते हैं 142, 142 नंबर। नवंबर 2024 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान डेनमार्क का रहा और तीसरा है भारत का इस सूचकांक में 10वां स्थान रहा है। आपको बताना है इसमें असत्य है 142 में। देखिए असत्य की बात कर लें तो आपका पहला इसमें गलत है, बाकी का दूसरा तीसरा आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये सूचकांक आपका जर्मन बोश न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा संयुक्त रूप से इसको जारी किया जाता है, ना कि यूएनईपी के द्वारा। तो यहाँ पर आपका पहला ही गलत है, बाकी इसमें सब सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे। 143 नंबर है, नवंबर 2024 में के संजय मूर्ति ने निम्नलिखित में से किस पद पर पदभार ग्रहण किया? तो जो आपके के संजय मूर्ति थे ये किससे संबंधित थे? तो ये आपके नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त हुए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 144 वीडियो को पोस्ट करके देखिए। व्यक्ति है यहाँ पर और नियुक्ति है, जैसे संजय मल्होत्रा है, हरमीत ढिल्लो हैं, फ्रेकोइस हैं, वायरू जिसको हम कहते हैं, नेटुम्बो नाती नत्तेवा है। तो ये आपको बताना है। देखिए संजय मल्होत्रा 26वें गवर्नर आरबीआई के बने हैं। ठीक है, आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं, तो पहले का पहला हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें हरमीत ढिल्लो की बात कर लें तो हरमीत ढिल्लो जो है ये सहायक अटॉर्नी जनरल यूएसए की बनी है, तो इसका 2 हो जाएगा। मतलब कि सेम आपको लगा देना है बिल्कुल एकदम, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। इंग्लिश मीडियम वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर देना है डियर। 145, 149, 146, 150, 147, 148। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन को डिस्कस कर देते हैं। 145। नवंबर 2024 में संपन्न 29वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट आपको देके रखे हैं। पहला, इस सम्मेलन का आयोजन बाकू अजरबैजान में किया गया। बात एकदम सही है। इस सम्मेलन के उद्देश्यों में वर्ष 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन, बिल्कुल ये भी बात सही है। 30वां शिखर सम्मेलन COP30 का आयोजन ब्राजील में होगा, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 146 नंबर।
नवंबर 2024 में निम्नलिखित देशों में से किस एक में लगभग 40 वर्षों में पहली राष्ट्रीय व्यापी जनगणना आयोजित की गई? तो इसमें जो राष्ट्रीय व्यापी जनगणना पहली बार की गई है वो थी आपकी इराक में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है आपका 147। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है, सत्य आपको बताना है 147 में। नवंबर 2024 में इसरो द्वारा लेह लद्दाख में देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन प्रक्षेपित किया गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो डियर, पहला स्टेटमेंट सही है। इसका उद्देश्य है अंतर्ग्रही आवास के भीतर जीवन का अनुकरण करना है, मतलब कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनको ट्रेनिंग सेंटर के रूप में जाना जाता है। तो सी दोनों बातें आपकी सत्य हैं। 148 यहाँ पर आपके क्या देके रखे हैं, अभ्यास हैं और संबंधित देश हैं। जैसे आपको बिम्बेक्स है 2024 का, बिम्बेक्स किसके साथ में किया गया है, ठीक है, ये भारत वियतनाम के साथ में सही है। ब्रज प्रहार जो है भारत अमेरिका 2024, और सी बीजिंग भारत मलेशिया, यहाँ पर भी तीनों बातें सही हैं। तो डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद आता है आपका 149 नंबर। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश लेखिका समंथा हार्वे को वर्ष 2024 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात एकदम आपकी सही है। इन्हें यह पुरस्कार इनके अंग्रेजी उपन्यास ऑर्बिटल के लिए प्रदान किया गया। ये भी बात सही है। तो दोनों बातें आपकी सही हो जाएंगी। इसका सी करेक्ट आंसर है। आइए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ट नंबर 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन्हें नवंबर 2024 में उद्योग व्यापार जगत के प्रमुख संगठन फिक्की के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो इनका नाम है आपका हर्षवर्धन अग्रवाल। तो डियर ये था आपका टेस्ट क्रमांक। अगर हम देखें जो आपका टेस्ट था, टेस्ट आपका 3 कंप्लीट होता है। हम आपसे मिलेंगे टेस्ट जो आपका 4 है उसके बारे में। तब तक के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में देकर रखा है। एजुकेशन बायर सिविल सर्विस के नाम की आईडी है। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं टेस्ट नंबर 4 में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।